चलिए गाइस, फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वैल्यूएशन सेक्शन 15 पे। ओके, तो देख सिंपल क्वेश्चन रहते फटाफट हो जाए। देख वैल्यूएशन एक सर्कुलर आया था, पहले वो सर्कुलर को स्टडी कर लेते। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। वैल्यूएशन किसका करे अपन, तो यहां से पढ़ो वैल्यूएशन किसका करे। देखो सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर था, यूजिंग मोल्ड एंड डाइस ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम। मतलब क्या हुआ, ये एक पर्सन है जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, कोई भी गुड्स का ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होगा, मान के चलो कोई प्लांट एंड मशीनरी। अब ये मशीनरी बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो कंपोनेंट का कोई अलग मैन्युफैक्चरर, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो भी है उसने क्या किया कि ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से कुछ मोल्ड और डाइस लिए, मोल्ड और डाइस, और इन मोल्ड डाइस को यूज करके इसने ये कंपोनेंट बनाया और फिर वो कंपोनेंट इनको सप्लाई की। गॉट द पॉइंट, समझ में आया आपके। तो ये जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने कुछ मोल्ड डाइस किसको दिए बेटा, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को खुद के, और फिर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट्स बना के वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को दिए। तो देख अब समझ में आएगा वैल्यूएशन किसका करना है, सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अब इसने जो सप्लाई किया, ये सप्लाई इसने जो किया, सवाल ये है ये सप्लाई में ये मोल्ड डाइस की कॉस्ट इंक्लूड होगी या नहीं। तो देखो वहां पर लिखा सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग द मोल्ड डाइस ओन्ड बाय द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम। ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। द वैल्यू ऑफ सच मोल्ड एंड डाइस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू मेड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या है कि ये इंक्लूड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उसका सर्कुलर उन्होंने वहां पे दिया। देख नीचे भी लिखा है, देखो if under the obligation of component manufacturer such a mold dies are supplied by OEM then amortized value should be added। ये कब ऐड होती थी वो भी दिया। देख अगर केस ऐसा होता था कि इन दोनों के बीच में पहले ऐसा एग्रीमेंट हो गया, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के बीच में और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के बीच, इन दोनों के बीच में मान के चलो पहले ऐसा एग्रीमेंट है कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने बोला कि देख मैं पूरे जो कंपोनेंट तेरे से बना के लूंगा, है ना, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बोला मैं जो भी कंपोनेंट तुझसे बना के लूंगा वो पूरे कंपोनेंट तेरे प्लांट एंड मशीनरी, मोल्ड, डाइस, जिग्स जो भी उससे बनाना है, राइट, वो पूरे किससे रहेंगे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में पहले ही रहता था और उसके बावजूद, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अगर फिर ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इसको मोल्ड डाइस देता था, तो फिर इसकी कॉस्ट एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, क्योंकि दीज आर कैपिटल गुड्स, तो इसकी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट जो रहती थी वो कॉस्ट हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के वैल्यू में ऐड करते थे। मान के चलो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की वैल्यू, मतलब ये कंपोनेंट जो उसने ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को बेचे, अब इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए और इसकी एमोर्टाइज कॉस्ट 2 लाख रुपए, तो अब जीएसटी लगता था 12 लाख रुपए। लेकिन ये कब होता था बेटा, अगर ये दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को पहले बोल दिया कि जो भी तू कंपोनेंट बनाएगा वो सब तेरे प्लांट एंड मशीनरी, मोल्ड, डाइस, जिग्स से हो। बट यहां ऐसा नहीं हुआ है, मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं था। इसलिए अगर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने इसको मोल्ड, डाइस दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, तो इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे, ऐसे हो सर्कुलर में। ओके, तो देखो क्या बोलता इशू, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड बाय कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। किसका वैल्यूएशन करें अपन, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया, यूजिंग द मोल्ड और डाइस ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और ये कैसे किया, यूजिंग मोल्ड एंड डाइस ऑफ ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम, जो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। तो देखो क्लैरिफिकेशन क्या, इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द CBIC दैट
while calculating the value of supply made by component manufacturer, जब आप उसका वैल्यू निकालोगे, using mold and dies owned by the original manufacturer sent free of cost to him, the value of such a mold and dies shall not be added for the supply made by him, because the cost of mold and dies was not to be incurred by the component manufacturer and thus does not merit the inclusion of value of supply under section 15(2)(b). Okay, और अभी added कब होता था देखो, however if the contract between original equipment manufacturer and component manufacturer was the supply of components made by using mold dies belonging to component manufacturer, देखो उनके बीच में पहले ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये सब तेरा रहेगा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, बट द सेम वाज सप्लाइड बाय ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, बट फिर भी उसने ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने उसको दिया ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस, द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड डाइज शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? तो फिर वो कॉस्ट उसको ऐड कर लेते हैं। ऐसा एक छोटा सा सर्कुलर है 2018। ग्रेट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्ट फुटवेयर। ये सब क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें और क्वेश्चन चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन लाए, लेकिन मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूं इसका आंसर पहले आप सोच लिया कीजिए, ओके, और फिर इसके साथ। कंफर्ट फुटवेयर, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ आगरा, हैज नॉन मूविंग स्टॉक ऑफ 8 lakhs ऑफ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ शूज दैट आर आउट ऑफ फैशन। तो एक कंफर्ट फुटवेयर के पास एक कोई शूज का स्टॉक है जो आउट ऑफ फैशन हो गया, और वो कितने रुपए का? 8 लाख रुपए पड़े हुए शूज। इट हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड द मार्केट इन स्पाइट ऑफ ह्यूज डिस्काउंट ऑफर। उसने बहुत डिस्काउंट दिया बट कोई खरीदने वाला तैयार ही नहीं था। सब्सिक्वेंटली इट वॉज एबल टू सेल द स्टॉक एट वेरी लो प्राइस, दैट इज ₹5 lakhs। मतलब 8 लाख का माल उसने कितने में बेचा? सिर्फ 5 लाख। देन टू अ रिटेलर इन मध्य प्रदेश विद अ कंडीशन दैट, लेकिन उसने कंडीशन डाली कि मैं 8 लाख का माल 5 लाख में बेचता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है देखो, द रिटेलर वुड डिस्प्ले द होर्डिंग ऑफ कंफर्ट फुटवेयर इन ऑल देयर रिटेल आउटलेट इन द स्टेट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसने कंडीशन क्या डाला कंफर्ट फुटवेयर ने कि देख 8 लाख का माल मैं 5 लाख में देता हूं, बट तेरे हर आउटलेट पे मेरा नाम होना चाहिए स्टेट। अब सवाल ये उठा, डिपार्टमेंट का कंटेंशन ये था कि हमने देखा था बेटा प्राइस शुड बी सोल कंसीडरेशन ऑफ सेल। यहां डिपार्टमेंट का कहना था देखो एक तो प्राइस सोल कंसीडरेशन ऑफ सेल नहीं, क्योंकि 8 लाख का माल आप 5 लाख में दे रहे, और हर जगह कंफर्ट फुटवेयर के होर्डिंग्स लगाने के लिए बोल, मतलब प्राइस इज नॉट सोल कंसीडरेशन। बट ऐसा नहीं है, यहां ये माल सस्ते में इसलिए बेचा गया गाइस क्योंकि वो एक्चुअल कंडीशन ऐसी थी कि वो माल को, वो जो शूज थे उन शूज को मार्केट ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए इतना ह्यूज डिस्काउंट भी देना पड़ा। अदरवाइज सिर्फ नाम लगाने का कोई 3 लाख रुपए डिस्काउंट नहीं देता था। तो इसलिए ये केस में आंसर ये है बेटा कि जो डिपार्टमेंट का व्यू था वो गलत था, ये प्राइस सोल कंसीडरेशन ऑफ सेल है, और इसलिए कंफर्ट फुटवेयर का जो सेल किया है उसने, कंफर्ट फुटवेयर ने जो सेल किया है वो सेल मध्य प्रदेश के रिटेलर को किया है, उसका बिल कितने का बनेगा? 5 लाख का ही बनेगा, और उसको 5 लाख पे ही जीएसटी लगेगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इट कैन नॉट बी सेड दैट supply is lacking of sole consideration, supply is not lacking of sole consideration, therefore the price would be 5 lakhs will be accepted as value of supply। तो accept करना ही पड़ेगा कितनी? 5। The next, determine the value of supply under section 15, contracted sales price इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस हुई थी 10,56,000। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड था देखो, कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस में क्या क्या इंक्लूड था। तो द कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स प्राइस इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ड्राइंग एंड डिजाइन वो उसमें इंक्लूड है, और हमारा सेक्शन 15 भी बोलता है कि उसमें इंक्लूड रहना ही चाहिए, है ना। मतलब जो भी खर्चे अपन प्रोडक्ट के रिलेटेड करते हैं, जैसे ड्राइंग, डिजाइन, प्राइमरी पैकिंग या पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट, ये पूरे एक्सपेंसेस हम वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करते हैं। मतलब आपका जो भी वैल्यू रहेगा उसमें ये पूरे खर्चे ऐड होना चाहिए,
और वो ऑलरेडी ऐड है आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू में देखें सेक्शन 15, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड ऑल दीज एक्सपेंसेस, और यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें इसका कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं. ओके, देन फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू द बायर्स प्रीमाइसेस, यस ये भी इंक्लूड होना चाहिए और ऑलरेडी इंक्लूड है. देन a discount of 6,000 was given by the supplier at the time of supply of goods, yes discount at or before the time of supply of goods है, it does not form the part of transaction value. तो अब ये कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा, तो 10,56,000 माइनस 6,000, तो ये आया 10,50,000 और उस पर 5% जीएसटी बोला, और दिस इज इंक्लूसिव वैल्यू, इंक्लूसिव वैल्यू इसलिए उसमें से बाहर निकाला. इंक्लूसिव वैल्यू है 10,50,000 इंक्लूसिव वैल्यू. नीचे नोट देना पड़ेगा आपको, देख ये सब नोट लिख, ये लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में. ओके, जो हम ऑलरेडी सब पढ़ के आगे सब नोट्स. चल नेक्स्ट, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो बहुत घुमाया है इस क्वेश्चन में. क्या है ये आरटीपी का क्वेश्चन है. काव्या ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रीमियम सीलिंग फैंस. तो ये फैन बेचते. इट सेल्स इट्स फैन एक्सक्लूसिवली थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटेड अक्रॉस द कंट्री. ये काव्या क्या करता है, काव्या प्राइवेट लिमिटेड ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू माल बेचता है. द मैक्सिमम रिटेल सेल्स प्राइस प्रिंटेड ऑन अ पैकेज फैन इज 10,000. फैन पे 10,000 है उसकी एमआरपी, बट the company sell the ceiling fan to the distributor at 7,000 per fan exclusive of applicable taxes. मतलब इस पे जीएसटी नहीं, 7,000 में 7,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन, काव्या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा उसको 7,000 में देता है. वेरी सिंपल. ओके, और फिर वो आगे 10,000 में बेचता है, 3,000 रुपए उसका प्रॉफिट होता है. गुड. द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन सीलिंग फैन इज 18%. जीएसटी का रेट 18%. ओके. The stock is dispatched to the distributor on quarterly basis. Quarterly basis पे stock distributor को भेजा जाता है. The stock for a quarter being dispatched in a second week of the month preceding to the relevant quarter. तो जो स्टॉक है वो कौन से टाइम पे भेजा जाता है वो बताए. ये स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज कर गया, इसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, है ना, अभी आपको समझ में आएगा. तो ये स्टॉक कब भेजा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, कौन से दिन भेजा जाता है, कौन से क्वार्टर के पहले दूसरे हफ्ते में, ये सब दिया हुआ है. However, the additional stock is dispatched at any point of time if the company receives the requisition of that effect from the distributor. अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि देखो हमें फैन कम पड़ रहा है और भेजो, तो फिर वो इमीडिएट भेजे जाए. The company charges 1,000 per fan from the distributor towards packing expenses. मतलब 7,000 वो तो है ही आपका, उसके अलावा पैकिंग चार्जेस 1,000. ओके ग्रेट. द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% पर फैन ऑन अ फैन सप्लाइड टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ क्वार्टर इफ द डिस्ट्रीब्यूटर सेल 500 फैंस इन अ प्रीसीडिंग क्वार्टर. ओके ग्रेट. मतलब क्या, देख तो ये क्वार्टर मान के चलो अप्रैल, मई और जून है ना, ये क्वार्टर, और दूसरा क्वार्टर मान के चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर. अब उनका क्या कहना है कि ये क्वार्टर मतलब प्रीसीडिंग क्वार्टर में आप 500 फैन से ज्यादा बेचते हो. इफ यू सोल्ड, इफ डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड मोर देन 500 फैंस, अगर उसने 500 से ज्यादा फैन सेल किए तो फिर क्या होता है, अगले क्वार्टर में जो भी फैन भेजेंगे है ना, अगले क्वार्टर में वो फैन बेचते समय उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप पिछले क्वार्टर में 500 से ज्यादा फैन बेचते हो तो अगले क्वार्टर का जो भी बिलिंग होगा उसमें 10% का डिस्काउंट है. लेकिन अब ये 10% का डिस्काउंट कौन से वैल्यू पे मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा. क्या वो सेल प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि सेल्स प्राइस है 10,000 और जो डिस्ट्रीब्यूटर को आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस इज 7,000. तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा. तो देखो वहां पे लिखा होगा
द डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच फैंस आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कितने रुपए पे डिस्काउंट है? 7,000. ओके ग्रेट. देन द कंपनी अपॉइंट्स प्रकाश सेल्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. अब तक पूरी कहानी बताई, अब किसको अपॉइंट किया हुआ बताए? प्रकाश सेल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑन 1st April एंड डिस्पैच 750 फैंस ऑन 8th April. तो 1 अप्रैल को उसको अपॉइंट किया और 750 फैन उसको भेज दिया 8 अप्रैल को एज अ स्टॉक फॉर अप्रैल में जून क्वार्टर. ओके ग्रेट. द प्रकाश सेल्स परचेस एंड सेल ऑर्डर 1000 फैन विद द कंपनी फॉर द जुलाई क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर. तो प्रकाश ने क्या किया? जुलाई टू सितंबर के लिए 1000 फैन के ऑर्डर दिया काव्या को. ओके. द ऑर्डर इज डिस्पैच्ड ऑन 10th of June. और वो जो जुलाई अगस्त सितंबर की ऑर्डर थी, मतलब यहां पे 1000 फैंस की ऑर्डर दी और यहां पे ऑर्डर थी बेटा 750 फैंस की. ये डिस्पैच कब हुई 750 वाली? 8 अप्रैल को. 8 अप्रैल को डिस्पैच हुई और ये डिस्पैच हुई 10th of June. ओके ग्रेट. 10th of June को डिस्पैच हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड? और उनको मिला 18 जून को. ओके कोई बात. द डिस्ट्रीब्यूटर मेक्स द पेमेंट ऑफ द फैन ऑन 26 जून एंड अवेल्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब उसने क्या किया कि जो भी वो बिल बनाया होगा काव्या ने, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने पूरा ले लिया. अब देखो, द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स द सेल ऑफ 700 फैंस फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून एंड 850 फैंस फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर. तो देखो 500 फैन के ऊपर अगर वो सेल करता है 500 फैंस के ऊपर, तो हमको मालूम है बेटा कि उसको अगले क्वार्टर के लिए डिस्काउंट मिल जाता था, है ना? मतलब जो भी बिलिंग होता था उसमें से 10% डिस्काउंट मिलता था, राइट? तो ये उसने कितना सेल किया अप्रैल में, जून में? 500 फैंस. मतलब इसका मतलब ये बात पक्की होगी कि उसको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है. ये 700 फैंस में से उसको डिस्काउंट मिलेगा. ओके. एग्जामिन द सिनेरियो विथ रेफरेंस टू सेक्शन 15 and compute the value of taxable value of fans supplied by Kavya Trading Link Private Limited to Prakash Sale during the quarter July to September. तो ये क्वार्टर में जो भी सप्लाई है उसकी वैल्यू निकालो, ऐसा बोल रहा है. वेरी सिंपल, कोई कठिन नहीं. देखो क्वेश्चन ही थोड़ा आड़ा टेढ़ा था, बाकी सब सिंपल. अब देखो इसमें एक पॉइंट आपने अगर देखा होगा तो यहां जो डिस्काउंट दिया गया, ये डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है, प्री सप्लाई. क्योंकि देखो फैन सप्लाई तो 10 जून को ही हो गए थे. जो 1000 कितने फैन सप्लाई हुए थे? 1000 फैंस तो पहले ही सप्लाई हो गए. जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 1000 फैंस पहले ही सप्लाई हो गए. अरे दिखा आपको. लेकिन ये 1000 फैंस का जो बिल बना था, ये बिल बना 10 जून को. 10 जून को बिल बना और डिस्पैच भी हो गए. बेटा ध्यान से सुनो, ये 1000 फैन का बिल बना है 10 जून को और वो फैन डिस्पैच भी हो चुके. उस समय तो ये पता ही नहीं था कि क्या प्रकाश ने पिछले क्वार्टर में, मतलब अप्रैल में, जून में 500 से ऊपर फैन बेचे या नहीं. तो इसलिए हमें डिस्काउंट का अंदाजा नहीं आया और हमने पूरे 1000 फैंस का बिल बना लिया, है ना? बिल फॉर 1000 फैन. तो 1000 फैन का कैसे बिल बनाया होगा हमने? बहुत सिंपल. तो वैल्यू ली होंगे हमने, एक फैन की 7000 इंटू 1000, ऐसी वैल्यू ली होंगी, बराबर, जो भी आता है. फिर उसमें हमने ऐड किया होगा पैकिंग चार्जेस 7000 फैंस के कितना पैकिंग चार्जेस है? 1000 पर फैन. 1000 पर फैन है और 1000 फैंस इंटू 1000 पैकिंग चार्जेस, ये भी लगा दिया होगा हमने, बराबर. और इतना बिल बना के हमने उसको भेज दिया जुलाई अगस्त सितंबर में. हमें वैल्यू देखो कौन से क्वार्टर की निकालना है, क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर. तो ये हमने भेज दिया. अब हमें तो ये पता ही नहीं था कि उसने अप्रैल में, जून में जब हमने बिल किया, क्योंकि ये जो बिल हुआ
ये बिल हुआ है गाइस 10th ऑफ जून को, समझ में? फ्रेंड्स ये बिल हुआ है 10th ऑफ जून को। उस दिन हमें पता ही नहीं कि इसने 500 फैन से ज्यादा बेचे अप्रैल में, जून क्वार्टर में, प्रीसीडिंग क्वार्टर में, तो ये बिल इतने का चलेगा। हमें बाद में पता लग रहा है कि ये उसने क्या किया बेटा, उसने जो फैन अप्रैल में, जून क्वार्टर में सेल किया वो 500 से ज्यादा है, मतलब ये उसको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, है ना? डिस्काउंट तो 100%, 10% पर फैन देना पड़ेगा। लेकिन अब ये पोस्ट डिस्काउंट प्लान कह रहा है, पोस्ट डिस्काउंट सप्लाई कह रहा है। ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वैल्यू आई, कितना वैल्यू आई देखो 7000 इंटू 1000, मतलब ये आया 70 lakhs बराबर, और 1000 इंटू 1000 मतलब ये आया 10 lakhs। तो ये पूरे वैल्यू पे मतलब 80 lakhs पे जीएसटी लगा होगा, और वो जीएसटी का क्रेडिट भी, ये जीएसटी का आईटीसी भी, आईटीसी टेकन बाय प्रकाश, आईटीसी टेकन बाय प्रकाश। अब उसे भी नहीं पता था कि हम 500 फैन से ज्यादा सेल करेंगे, तो उसने 80 लाख पे जो भी जीएसटी है उसका क्रेडिट उसने भी ले लिया। तो यहां पे हमको दो काम करने पड़े। पहला काम करना पड़ेगा बेटा कि ये पोस्ट डिस्काउंट सप्लाई, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो है वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को हमें माइनस करना पड़ेगा पहले। मतलब ये 7000 का जो फैन है उसमें से 10% मतलब 700 रुपए पर फैन कम करना पड़ेगा। ओके बराबर। और दूसरी बात, जो डिस्काउंट के एलिमेंट पे आईटीसी उसने लिया है प्रकाश ने, जो डिस्काउंट के एलिमेंट पे प्रकाश ने आईटीसी लिया है वो आईटीसी उसे रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, प्रोवाइडेड उसने पूरे कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए प्रकाश लिमिटेड ने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की, दैट इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट पहले हो चुका है और वो तो दिया है क्वेश्चन में एग्रीमेंट पहले, राइट? तो बस अब देखो सिंपल, ये पूरी कंडीशन ये ब्ला ब्ला ये पढ़ लो आप। नेचर ऑफ डिस्काउंट क्या है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, राइट? क्योंकि बाद में पता चले। एंड अलाउएबिलिटी ऑफ डिस्काउंट ऑन अजम्पशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द रेसिपिएंट, मतलब हम ऐसा मान रहे कि प्रकाश लिमिटेड ने उसका आईटीसी रिवर्सल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं कि उसने रिवर्सल किया है नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि प्रकाश ने डिस्काउंट पे आईटीसी रिवर्सल नहीं किया तो फिर हम ये डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। तो दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की जो क्लॉज है वो एग्रीमेंट में होना चाहिए, और रेसिपिएंट ने जो डिस्काउंट के एलिमेंट का आईटीसी है उसको रिवर्स करना। ओके, तो देखो कितना सिंपल हो गया। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा देखो, प्राइस एट विच फैन सप्लाई टू प्रकाश से 7000 का, 1000 का पैकिंग चार्जेस, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, और डिस्काउंट 700 मतलब 7300 के टोटल एक फैन की वैल्यू। ऐसे 1000 फैन फॉर जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के, ओके? तो टोटल वैल्यू होगी 73 lakhs। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, और अब प्रकाश लिमिटेड क्या करेगा देखो, प्रकाश लिमिटेड रिवर्स करेगा। तो कितने पे रिवर्स करेगा बेटा? तो नंबर ऑफ फैन सप्लाई 1000 फैन, डिस्काउंट कितना है देखो, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर फैन 700, तो वो 700 पे 700 डिस्काउंट इंटू 1000 फैंस, मतलब 7 लाख का अमाउंट डिस्काउंट का था, जिस अमाउंट का आपने क्रेडिट ले लिया था। मतलब 7 लाख पे 18%, 1,26,000 का क्रेडिट प्रकाश लिमिटेड पहले ही ले चुका है। अब ये क्रेडिट उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, राइट? सिंपल, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आप ध्यान रखो, ये एग्जाम में आ सकता है। देन XYZ Limited has provided the following particulars relating to goods sold to it by ABC Limited. ABC Limited ने गुड्स सेल किए। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस 1,25,000। लिस्ट प्राइस मतलब गुड्स की प्राइस जो है वो 1,25,000 है। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 15,000। CGST, SGST, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडिंग अबाउट प्राइस। गुड। XYZ Limited received 9,500 as a subsidy from non-profit making organization in respect of timely supply of the goods. The price of the goods is 1,25,000 is after considering such a subsidy. मतलब सब्सिडी को कंसिडर करने के बाद की ये वैल्यू है। ओके, तो देखो क्या बोला। XYZ offered 4% discount on the list price
of such a goods which is recorded in the invoice above. सिंपल, कोई खास नहीं इसमें। देखो तो लिस्ट प्राइस 1,25,000 की, ग्रेट। एनी टैक्सेस एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टू बी इंक्लूडेड, मतलब ये 15,000 ऐड होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी ये ऐड होगा ही और ऐड नहीं किया तो हमें इसकी कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। पैकिंग चार्जेस ऑलवेज टू बी एडेड, राइट, ये ऐड होगी। फिर 9,500 की सब्सिडी, अब उन्होंने क्या किया, ये सब्सिडी का इफेक्ट है, मतलब सब्सिडी पहले ही माइनस कर ली और हमको मालूम है बेटा वही सब्सिडी डिडक्ट होती है वैल्यूएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू से जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली। यहां सब्सिडी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिली तो वो डिडक्ट नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला देखो ये सब्सिडी का इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है। देखो द प्राइस ऑफ 1,25,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, मतलब सब्सिडी का इफेक्ट उन्होंने पहले ही दे दिया, मतलब सब्सिडी माइनस कर दी जो कि गलत है, तो वो सब्सिडी क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ओके, और फिर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसका, देखो 4% ऑफ लिस्ट प्राइस का है, लिस्ट प्राइस का। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, 1,25,000 ऊपर दिया है लिस्ट प्राइस, उसका 4% डिस्काउंट। तो ये सब ऐड किया 15,000, 15,500, 9,500 ये वैल्यू आई और इसका 1,25,000 का 4% डिस्काउंट। ऐसे क्वेश्चन देखो इतना छोटा सा वर्ड, इज आफ्टर कंसिडरिंग सच अ सब्सिडी, और सब्सिडी तभी माइनस होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू से अगर वो किसने दी हुई है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। बाकी किसी से भी सब्सिडी है वो माइनस नहीं। ये सब लिखना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट्स। देन ये आपके लिए होमवर्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन, खुद करेंगे आप, आंसर नहीं देखेंगे आप, खुद करेंगे। देन सुप्रीम फूड प्राइवेट लिमिटेड gets an order of supply of processed food from Hotelia Limited. सुप्रीम फूड को ऑर्डर मिला फॉर सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम Hotelia Limited. Hotelia Limited wants the consignment tested for gluten and specified chemical residues. Supreme Foods Private Limited does the testing and charges for the testing is 500 from Hotelia Limited. The Supreme Food Private Limited argues that such a testing fees should not form the part of transaction value for the sale as it is a separate activity. Is its argument correct in the light of section 15? सिंपल। तो क्या हुआ, एक सुप्रीम फूड्स है ना, ये सुप्रीम फूड्स है, ये सुप्रीम फूड्स को एक ऑर्डर मिला, इट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम हॉटेलिया, राइट, और इसको सप्लाई करना। लेकिन ये हॉटेलिया ने क्या कंडीशन डाली कि आप ये जो सप्लाई करेंगे सुप्रीम फूड, आप जो सप्लाई करेंगे ये टेस्टिंग करवाना इसके पहले, और वो टेस्टिंग के चार्जेस है 15,000। जो चार्जेस हॉटेलिया से हमने वसूल कर ली, ये 15,000 वसूल की, तो ऑफकोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऑल द चार्जेस बिफोर सप्लाई, जो भी चार्जेस बिफोर सप्लाई है वो हम इंक्लूड कर। 5 क्वेश्चन था एकदम। ओके, देन नेक्स्ट, Vikash Charitable Institution makes the substantial donation each year to a reputed private management institution to subsidize the education at a low income group students. तो ये विकास इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सब्सिडी देता है हर साल गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। Who have given the admission here, जो एडमिशन वहां पे लेते। The fee for these individuals reduced thereby, उनकी फीस कम हो जाती है, coming to 1 lakh per year compared to 4 lakh per year for the other student. तो गरीब बच्चों की फीस 1 लाख पे आ जाती है क्योंकि ये विकास चैरिटेबल ट्रस्ट उनको डोनेशन देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। What would be the taxable value of supply for the coaching instruction provided by the institution? कितना रहेगा बताओ। तो ये सब्सिडी दी है विकास चैरिटेबल ट्रस्ट में। नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी, ट्रांजैक्शन वैल्यू 4 लाख। तो ये सब्सिडी माइनस होगी क्या बताओ, सब्सिडी कब माइनस होती है, अगर ये किसने दी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट।
ये विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी हुई सब्सिडी माइनस नहीं होगी, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी, वो बच्चों के लिए भी 4 लाख की चीज थी। ओके, देन फ्लोरल एडवर्टाइजिंग, an advertising firm gives an interest-free credit period of 30 days for the payment by the customer. तो फ्लोरल एडवर्टीजमेंट जब भी कोई सर्विस देता है तो अपने कस्टमर को 30 डेज की साइड देता है कि आप 30 डेज में हमको पेमेंट करवा दो। ओके, वन ऑफ इट्स कस्टमर पेड फॉर द सप्लाई 40 डेज आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस। एक कस्टमर ने 40 दिन के बाद पेमेंट किया, मतलब 30 दिन के ऊपर हो गए। The floral advertisement waived the interest payable for the delay of 10 days. अब ये फ्लोरल एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया, कुछ अच्छे रिलेशन होंगे उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, हम ये 10 दिन भले ही आपने लेट किया लेकिन आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, लेट फी नहीं लगाएंगे। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कहता है, द डिपार्टमेंट वांट्स टू एड द इंटरेस्ट ऑफ 10 डेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, शुड द नोशनल इंटरेस्ट बी एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। अब एक्चुअल में तो फ्लोरल को मिला ही नहीं, एग्रीमेंट में वगैरह सब कुछ लिखा था लेकिन एक्चुअल में उसको मिला नहीं ना भाई। अब केस टू केस ऐसा डिफर हो सकता है, तो फिर यहां पे जजमेंट आया कि ये नोशनल इंटरेस्ट पे आप जीएसटी नहीं लगा सकते हो, नहीं लिया, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। बट गुड फेथ में चूंकि रेगुलर कस्टमर था इसलिए शायद हमने उससे 10 दिन का इंटरेस्ट नहीं लिया, तो आप नोशनल इंटरेस्ट पे कभी भी जीएसटी नहीं लगा सकते। एक्चुअली पेएबल पे ही इंटरेस्ट लगता है। वंस इट इज वेव्ड, इंटरेस्ट नॉट पेएबल एंड इज देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन। देन अगेन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पे क्वेश्चन देख, लेदर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स द शूज टू द डीलर टू whom it charges list price minus standard discount and pays the GST accordingly, right? When the shoes, देखो पढ़ो, when such a shoes remain unsold with the dealers, it offers the additional discount on a stock as incentive to push the dealer. अब क्या हो रहा है कि उसको शूज हमने पहले डिस्काउंट माइनस करके जीएसटी लगा के बिल भेज दिए। अब हुआ यूं बेटा कि उनसे शूज बेचे नहीं गए, तो हमने बोला कि चलो आप और डिस्काउंट दो, हम डिस्काउंट बेयर करें, राइट? तो फिर वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई के बाद दिया, क्या वो माइनस होगा? द आंसर इज नो, ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है उनके बीच में। वो तो तब डिस्काउंट दे रहे जब हमें ऐसा लगा कि उनसे बेचा नहीं जा रहा है, इसलिए हम आगे और डिस्काउंट दे रहे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम डिस्काउंट क्यों दे रहे? क्योंकि वो सामने वाले लोगों से बेचा नहीं जा रहा था आगे, इसलिए हम उनको और डिस्काउंट दी। तो पोस्ट सप्लाई, सच अ टाइप ऑफ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर आपको डिडक्ट करना है तो उसका एग्रीमेंट पहले ही दोनों के बीच में होना चाहिए। ओके,